Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. I am a UGC NET Home Science faculty. So today in this session, we are going to talk about energy efficiency in building. This is the part of again housing and environment. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है बिल्डिंग्स में. इससे पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था अबाउट हाउसिंग, अबाउट एनवायरमेंट, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग और वहाँ पर कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, क्या क्या गाइडलाइंस हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में भी डिस्कस किया था. तो ये सभी आता है एनर्जी अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग कि एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है. एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब होता है बिल्डिंग दैट आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ एनर्जी नीड्स फॉर द हीटिंग एंड कूलिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द एनर्जी एंड ऑफ इक्विपमेंट्स दैट विल बी चूजन टू हीट और कूल द बिल्डिंग. जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम बिल्डिंग को डिजाइन करें तो हमें क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं कि जब भी कोई भी हम वो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कैसा हो, एनर्जी एफिशिएंट हो. मतलब एनर्जी एफिशिएंसी का सबसे ज्यादा हमें माइंड में रखना है. तो ये आता है एनर्जी एफिशिएंसी में. मतलब जब भी हम कोई भी यहाँ पर डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने हैं बिल्डिंग का, चाहे हम कोई भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए. जैसे कल मैंने आपको पहले वाले सेशन में यहाँ पर मैंने एक आपको बल्ब और एक एलईडी का एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या था, एनर्जी एफिशिएंसी हमने देखी थी. तो इसी तरीके से आप कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, चाहे वो हीटिंग के लिए हो चाहे वो कूलिंग के लिए हो, वो क्या होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर फॉर बिल्डिंग. बिल्डिंग के लिए हम कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले energy efficiency measure for building are approaches through which the energy consumption of a building can be reduced while maintaining or improving the level of comfort in the building. हम क्या करते हैं, इसमें level of comfort को improve करते हैं. जब भी हम efficiency की बात करते हैं तो इसमें हम mainly efficiency की किस चीज़ की करते हैं कि यहाँ पर क्या हो, level of comfort. जब हमने building designing के बारे में पढ़ा था, construction के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर कुछ guidelines बताई थी मैंने कि मेन हम किस पे फोकस करते हैं, जो ऑक्यूपेंट है वहां पे जो रहने वाले हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी होना चाहिए, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव रहे और उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या हो, इम्प्रूव हो, रहने का स्टैंडर्ड क्या हो, इम्प्रूव हो. तो यहीं पर इसी तरीके से हम जब बिल्डिंग की बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी में, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे होना चाहिए, जो ह्यूमन कंफर्ट वहां पर होना चाहिए. अब हमने इसको 3 तरीके में कैटेगराइज किया हुआ है. फर्स्ट इज रिड्यूसिंग हीटिंग डिमांड. हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीटिंग डिमांड को रिड्यूस करते हैं. भाई हमें क्या चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट चाहिए सब कुछ, तो उस एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए जो भी हम इक्विपमेंट लाएंगे एनर्जी एफिशिएंट के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखना चाहिए. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, रिड्यूसिंग द हीट डिमांड. अब हमें क्या करना है, हीट डिमांड को रिड्यूस करना है, मतलब एनर्जी एफिशिएंट करनी है. अब एनर्जी एफिशिएंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम हीटिंग डिमांड को कैसे रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले एक्सपोज्ड जो सरफेस एरिया है बिल्डिंग का उसको लिमिट कर देंगे, उसको कम कर देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपोज करोगे, उतना जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया लोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होगा, जैसे आपको हर तरीके की वहां पर नीड चाहिए होगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा नीड्स. तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें हीटिंग डिमांड को कम करना है तो हम सरफेस एरिया को कम कर देंगे, इंसुलेशन इंप्रूव करेंगे, ताकि वहां पर जो हेल्थ है वो रहने वालों के लिए वो क्या हो जाए, सेफ हो. नेक्स्ट यहाँ पे वेंटिलेशन जो लॉस है उसको रिड्यूस करेंगे. मतलब हम वेंटिलेशन क्या करेंगे, प्रॉपर करेंगे, ताकि जो वहां पर वेंटिलेशन सिस्टम है वो लोगों को रहने के लिए क्या हो, कंफर्ट हो. अगर वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम. इस सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इस तरह का सिंड्रोम जिसमें जैसे मान लो अगर आपके पास प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, या फिर प्रॉपर बिल्डिंग में आपने ऐसा मटेरियल चूज किया है जो इन्वायरमेंट के लिए कार्सिनोजेनिक है, या फिर वो अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं करा है, तो उस केस में क्या क्या होगा, यहाँ पर काफी सारे लोगों को, जहाँ पे बिल्डिंग्स होती है, आपने देखा होगा काफी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा सफोकेशन होती है, वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, तो उससे क्या है, लोगों में बहुत ज्यादा सिकनेस देखने को मिलती है, हेडेक, डिजीनेस, ऊपर से आपको घुटन होने लगती है. तो ये सारी चीजें होती हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जिसमें आपके मेनली
रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन ट्रैक, आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हो, अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो, हेडेक हो जाता है, चक्कर आते हैं, डिजीनेस होता है, तो ये सारे पार्ट किसके होते हैं, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का। तो अगर यहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा, तो वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर ये सारा आपका सिक बिल्डिंग सिंड्रोम हो सकता है। दूसरा, हम हीटिंग, तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, हीट डिमांड को कम करने के लिए, मतलब हीटिंग रिड्यूस करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। और जो हम आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं हीटिंग के लिए, वहां पर क्या होना चाहिए, हीटिंग सिस्टम जो होना चाहिए वो एफिशिएंट होना चाहिए विद देयर इफेक्टिव कंट्रोल, मतलब टेम्परेचर वहां पर हम मेंटेन कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, ऐसे आपको इक्विपमेंट चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे हम कूलिंग डिमांड को कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ पर हम कूलिंग डिमांड को कैसे यूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी यूज इन टिपिकल एयर कंडीशनड ऑफिस बिल्डिंग इज अप्रोक्सीमेटली डबल दैट ऑफ नेचुरली वेंटिलेटेड ऑफिस बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी यूज होती है एयर कंडीशन ऑफिस बिल्डिंग्स में, वो किससे डबल होती है, जो नेचुरली वेंटिलेटेड होती है, क्योंकि एयर कंडीशन है, एसी जहां पर लगा है वहां पर क्या होगा, एनर्जी ज्यादा यूज होगी। तो इसी तरीके से अब हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम कूलिंग डिमांड को कम कर सकते हैं, हम सोलर गेन्स जो हम ग्लेजिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम विंडोज पर ग्लेजिंग करते हैं, वो ग्लेजिंग से क्या होता है, जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, यूवी रेडिएशन, जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और लाइट इजीली उसमें पास हो जाती है। बट काफी बारी क्या होता है, यहाँ पर अगर हम ज्यादा ग्लेसिंग कर देते हैं तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए, इंटरनल हीट गेन्स जो है उनको रिड्यूस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा थर्मल मास और नाइट वेंटिलेशन का यूज करना चाहिए, ताकि टेम्परेचर जो है वो, जैसे रात में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो उस केस में क्या है, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, नेचुरल वेंटिलेशन अच्छे से होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, लाइटिंग ग्लोड्स को हम कम कर देते हैं और लाइटिंग कंट्रोल्स इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये सारे हैं मेथड जिससे हम कूलिंग डिमांड को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। तो व्हेन द कूलिंग डिमांड इज सफिशिएंटली रिड्यूस्ड बाय implementing the above measure it may be possible to reduce heat gain। भाई जब आप हीट गेन को रिड्यूस कर दोगे तो अपना प्रॉपर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो सही हो जाएगा और कंफर्ट मिलेगा। तो इसमें हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ए बिल्डिंग डिजाइन दैट मैक्सिमाइजेस नेचुरल वेंटिलेशन एंड इफेक्टिव विंडो डिजाइन, वही ग्लेसिंग वाला पॉइंट आ गया। यूज ऑफ मिक्स मोड वेंटिलेशन, मिक्स मोड वेंटिलेशन का यूज करो और ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम्स का यूज करो। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है रिड्यूसिंग एनर्जी यूज फॉर लाइटिंग। अब यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं एनर्जी रिड्यूस लाइटनिंग के पर्पज से, यहाँ पर मैक्सिमम यूज होना चाहिए डे लाइट का, मतलब नेचुरल सनलाइट का ज्यादा से ज्यादा यूज हो, ना कि आर्टिफिशियल लाइट का, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सोलर हीट गेन ज्यादा होगा। और हम क्या कर रहे हैं, पहले ही हम हीटिंग डिमांड को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हीटिंग डिमांड को रिड्यूस कैसे करेंगे, अगर हम वहां पर नेचुरल लाइट्स का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द आर्टिफिशियल लाइट, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर सोलर हीट गेन यहाँ पर कम हो जाएगा, उसको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, यूजिंग टास्क लाइटिंग टू अवॉइड एक्सेसिव बैकग्राउंड ल्यूमिनेंस लेवल। हम क्या करेंगे यहाँ पर, वही अगेन ऐसी लाइट्स का यूज करेंगे जो कि आपका एनर्जी एफिशिएंट हो। यहाँ पे एनर्जी हम ऐसी इंस्टॉल करेंगे जिसका हाई आउटपुट हो, लैम्प्स को सिलेक्ट करेंगे जिनकी ल्यूमिनेंसी पावर अच्छी हो, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव कंट्रोल्स दैट प्रिवेंट लाइट बीइंग लेफ्ट अननेसेसरी। जो अननेसेसरी आपका जो लाइट जला होता है उसको कंट्रोल करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेव हम करेंगे। नाउ यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एनर्जी, हम हीटिंग वाटर से कैसे हम एनर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टाइम कंट्रोल और सेटिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि करेक्ट यहाँ पर हॉट वाटर रिक्वायरमेंट जितना आपको चाहिए वो हो। जो आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स है उसको हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, जब आपका जैसे आप बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हो, काफ़ी बारी स्विच ऑन छोड़ देते हो, तो उस केस में क्या होता है, एनर्जी जो है वो यूज होती रहती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स को। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोई भी डैमेज या फिर मिसिंग जो पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग एनी डैमेज और मिसिंग इंसुलेशन फ्रॉम ऑल हॉट वाटर पाइप वर्क एंड सिलेंडर्स एक्सेप्ट वेयर द पाइप्स आर प्रोवाइडिंग यूजफुल हीट इनटू द स्पेस। मतलब आपको जो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना है, और जो हार्मफुल मटेरियल्स
है उनको वहां पर हटा देना है। अगर आपको लगता है कि ऐसे जिस चीज से भी एनर्जी सेव हो रही है वो सारे मेथड्स का आपको यूज करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। यहाँ से इतना क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन पढ़ाई थी, ग्रीहा की, LEED की, BREEAM की, वहां से जनरली रेगुलेशन में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब हम ऑफिस इक्विपमेंट्स और अप्लायंसेस की कैसे कंजप्शन कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग एनर्जी यूजर है, क्योंकि ऑफिस में सबसे ज्यादा ये सारे इक्विपमेंट जो है वो यूज करे जाते हैं। तो इनको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्विचिंग ऑफ कर देते हैं, ताकि एनर्जी जो है वो हमारी कंज्यूम रहे और जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है हमारी इक्विपमेंट वो क्या हो, वो एनर्जी को सेव करे। तो इसलिए सबसे पहले हम ऑफिस, मेन तो यहाँ पे जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स है और ऑफिसेज है वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, तो वहां पर हाई कंजप्शन पावर होता है। तो वहां पर भी हम उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, जो एग्जिस्टिंग पहले का इक्विपमेंट है हम उसको अपग्रेड कर देते हैं, मतलब हाईली एफिशिएंट अप्लायंसेस का यहाँ पर यूज किया जाता है। नाउ एनर्जी ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑडिटिंग का मतलब होता है, ये एक तरह का सर्वे होता है। इसमें क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं एनर्जी फ्लो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन इन अ बिल्डिंग। जब हम बिल्डिंग का एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब बिल्डिंग वहाँ पे डिजाइन होती है, तो वहां पर जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ रेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरीके से वहां पर जो एक एनर्जी ऑडिटिंग सिस्टम भी होता है, जिसमें जैसे आपने हर जगह का ऑडिट पढ़ा होगा, ऑडिट का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना। तो हाँ, जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या क्या वहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स लगाए थे वो सही तरीके से लगे थे या नहीं लगे थे, जो जो हमने गाइडलाइंस फॉलो करी थी उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑडिटिंग की जाती है। ऑडिटिंग का मेन मतलब क्या होता है, सर्वे करना। नाउ यहाँ पर ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर एक्सेस द एनर्जी परफॉर्मेंस ऑफ योर होम बाय एग्जामिन द हीटिंग, हॉट वाटर प्रोडक्शन, इंसुलेशन, वेंटिलेशन। तो जब ऑडिटर आता है ऑडिट करने, वहां पर किस चीज का इंस्पेक्शन होता है कि आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और आपने अगर अपना कोई भी अप्लायंसेस है उसको किस तरीके से आप यूज कर रहे हो, किस तरह से उसको यूटिलाइज वहां पर हो रहा है। तो यहाँ पे वो सारा वेंटिलेशन सिस्टम, इंसुलेशन सिस्टम, हीटिंग सिस्टम, ये सब एग्जामिन किया जाता है। दिस मेक इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एनी वीक पॉइंट इन योर होम एंड गिव योर पर्सनल एडवाइस टू हेल्प यू रेशनलाइज योर कंजप्शन सिस्टम। वहां पर ऑडिटर क्या करता है, अगर किसी भी तरीके की कमी होती है तो ऑडिटर वहां पर बताता है कि इस तरह से जो एनर्जी है वो सेव हो सकती है। जो भी वीक पॉइंट्स है आपके होम अप्लायंसेस में या फिर आपके घर में, वो क्या करता है, उसको करेक्टिव मेजर्स देता है। मतलब वहां पे क्या अप्लाई करते हैं हम, करेक्टिव एक्शंस फिर वहां पे अप्लाई करते हैं आफ्टर द ऑडिटिंग। अगर हमारे घर में कोई भी वीक पॉइंट होता है किसी भी अप्लायंस में, तो वहां पे करेक्टिव मेजर्स या फिर करेक्टिव एक्शंस का यूज किया जाता है। अब एनर्जी ऑडिट क्या करता है, एनर्जी ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है, पॉल्यूशन कंट्रोल, सेफ्टी एस्पेक्ट, और मेन किसकी सेफ्टी, ऑक्यूपेंट जो वहां पे रह रहे हैं ह्यूमन बींग्स, उनका सेफ्टी है कौन इंश्योर करता है, एनर्जी ऑडिटर्स होते हैं। ऑडिट करेंगे बिल्डिंग में तो उससे क्या 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 पैरामीटर्स चेक होते हैं, मेन ह्यूमन हेल्थ, जो उनके घर में वीक पॉइंट है वो सब अप्लायंसेस को चेक करके जाते हैं। तो ये सारा होता है एनर्जी ऑडिटिंग का पार्ट। ऐसे ही आपके ऑफिस और जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है या इंडस्ट्रीज जितनी भी होती है, वहां पर भी इस तरह की ऑडिटिंग की जाती है जिसमें ये सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है। Now energy auditing is an effective tool in defining and pursuing comprehensive energy management program. It has a positive approach aiming at continuous improvement in energy utilization. Main motto क्या होता है ऑडिटिंग करने का, कि यहाँ पर जो है continuous improvement हो, किसमें, एनर्जी जो आप यूटिलाइज कर रहे हो उसमें प्रॉपर यहाँ पर क्या हो, इम्प्रूवमेंट होती रहे। नेक्स्ट यहाँ पे इसके 3 स्टेज आते हैं। कैसे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, नेक्स्ट सर्वे और देन रिपोर्ट। जब हम किस
ना ही एनर्जी ऑडिट, आप किसी भी ऑडिटिंग की बात करो तो ऑडिटर सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेता है, जो कि आता है प्रिपरेशन स्टेप में। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर हो जाती है, नेक्स्ट वहां का सर्वे होता है, उसका रिव्यू किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, रिव्यू एनालिसिस में सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जैसे इक्विपमेंट की क्या कंडीशन है, ऑक्यूपेंसी डाटा कितना है, डाटा कलेक्शन जो हुआ है वो कितना है, तो ये पूरा एक तरह का सर्वे कर लिया जाता है। और सर्वे के बाद क्या होता है, रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें रिकमेंडेशन जो है हम सबमिट करते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन या फिर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। तो ये सारा आता है किसमें, एनर्जी ऑडिटिंग में। एनर्जी ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटर्स जो हैं वो घर में या फिर कोई ऑफिस कमर्शियल बिल्डिंग में ऑडिट करने आते हैं, जिसमें हम सारे जितने भी सारे अप्लायंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं उनकी ऑडिटिंग होती है, कि कौन सा एनर्जी एफिशिएंट है, कितना वो कैसे यूटिलाइज हो रहा है, क्या वो सेफ है ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए या फिर नहीं। तो वहां पे सबसे पहले क्या है, एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर सर्वे किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, देन लास्ट में रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, और रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद रिकमेंडेशन वहां पर करी जाती है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट, कौन कौन से टाइप होते हैं एनर्जी ऑडिट के। सबसे पहला आता है प्रीलिमिनरी ऑडिटिंग, मतलब इसमें जितना भी डाटा अवेलेबल डाटा होता है वो यूज किया जाता है टू एनालाइज द परफॉर्मेंस। मतलब ये दो तरह की हम ऑडिटिंग करते हैं, एक प्रीलिमिनरी, प्री मतलब पहले, तो यहाँ पे क्या है, इसमें जितना भी डाटा अवेलेबल होता है उसको यूज किया जाता है परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। जैसे मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड्स बताए थे, तो यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड्स कुछ सेट होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुछ डाटा अवेलेबल रहता है जिससे हम परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। ये इंस्पेक्शन जो है कम टाइम में हो जाता है, ज़्यादा इजी होता है, और यहाँ पे हमें क्या पता चल जाता है, इक्विपमेंट या फिर आप जो भी यूज़ कर रहे हो एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में हमें पता चल जाता है। ये होता है प्रीलिमिनरी ऑडिटिंग, मतलब डाटा था आपके पास, डाटा के बेस पे आपने चूज करके वहाँ पे क्या करा, एनर्जी आपने देखा, एनर्जी एफिशिएंसी को चेक करा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होता है, डाटा अवेलेबल होता है और हम उसके परफॉर्मेंस के बेस पे एनालाइज कर सकते हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ ऑडिटिंग इज जनरल ऑडिटिंग। इसमें क्या होता है, डिटेल डाटा होता है, डिटेल डाटा के बाद इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है यूजिंग द सेंसर्स एंड मीटर। यहाँ पर सेंसर्स और मीटर्स का यूज करते हुए यहाँ पे एनर्जी को एनालाइज किया जाता है। अब ये वाला जो इंस्पेक्शन है इसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो प्रीलिमिनरी ऑडिटिंग होती है ये कम टाइम लेती है, जनरल ऑडिटिंग ज्यादा टाइम लेती है, और जिसके रिजल्ट आते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। तो यहाँ पे है प्रीलिमिनरी और जनरल ऑडिटिंग विच इज डन बाय द ऑडिटर्स। प्रीलिमिनरी जो है वो आपका कम टाइम में होता है और जनरल ऑडिटिंग ज्यादा टाइम में होता है। प्रीलिमिनरी ऑडिटिंग में यहाँ पर जो आपके पास जितना भी अवेलेबल डाटा रहता है उससे आप परफॉर्मेंस मैच करते हो, वेयर एज इन द केस ऑफ जनरल ऑडिटिंग यहाँ पर सेंसर्स और मीटर्स के थ्रू एनालाइज होता है जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल रहता है। क्या चेक करते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस, यहाँ पर एनर्जी चेक करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी चेक करते हैं। नाउ यहाँ पे इंडिसेस ऑफ इंडोर कंफर्ट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब भी हम कोई भी बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं वो कितना कंफर्ट दे रही है रहने वाले लोगों को। वही अगेन क्या है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम ना हो किसी को, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होना, डिजीनेस, हेडेक, तो ये सब होता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जब वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता। तो इंडिसेस का मतलब होता है कि जो रहने वाले लोग हैं उनको कितना ज्यादा वहाँ पे आराम मिलता है, उनकी हेल्थ जो है वो कितनी यहाँ पर मेंटेन रहती है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिसेस ऑफ इंडोर कंफर्ट। अब ये जरूरी क्यों है, ताकि जो रहने वाले लोग हैं उनका कंफर्ट रहे, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे, अगेन उनकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो, किसकी, रहने की क्वालिटी इम्प्रूव हो। ठीक है, ए लैक ऑफ थर्मल कंफर्ट कॉजेज स्ट्रेस, अगर थर्मल कंफर्ट नहीं होगा तो स्ट्रेस होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वो टायर्ड फील करेंगे, और बहुत ज्यादा कूलिंग होगी तो वो रेस्टलेस और अगेन टायर्ड फील करेंगे। तो इस तरीके से हमें अपना वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव करना है, ताकि ना तो वो ज्यादा गर्मी लगे उस बिल्डिंग में, ना ज्यादा ठंडा लगे। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं, ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए कंफर्ट हो,
क्योंकि थर्मल कंफर्ट सिर्फ टेम्परेचर के लिए नहीं, जबकि वहां पे हम क्या क्या और फैक्टर्स मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी, इन्वायरमेंट, रेडिएशन, ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। अब जो ह्यूमन कंफर्ट है वो किस किस से अफेक्ट होता है, वेंटिलेशन से, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है वहां पे, वेंटिलेशन जरूरी है, ताकि जो फ्रेश एयर है वो आ सके और जो खराब एरिया वो एयर है वो बाहर रिलीज आउट हो सके। अब यहाँ पे जो कंफर्ट है, कंफर्ट किसकी वजह से, वहां पर किसी भी तरह का नॉइस नहीं होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स हैं, जैसे वेंटिलेशन हो गया, नॉइस हो गया, किसी भी तरह का नॉइस नहीं होना चाहिए बिल्डिंग में। ज्यादा नॉइस से क्या होता है, हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट होता है, ईयर्स पे मेनली इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, अगर आपके नेबर्स भी तेज आवाज कर देते हैं या फिर ज्यादा नॉइस आ रहा होता है, तो आपको क्या होता है, डिस्टरबेंस होती है कोई भी काम करने में। तो इसी तरीके से नॉइस कंट्रोल होना चाहिए जब भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉइस कंट्रोल, वेंटिलेशन, हेल्थ, ठीक है। ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। नाउ हम एनर्जी को कैसे कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स कौन सा होता है, ऐसे सोर्स जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सके, और कन्वेंशनल सोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स भी बोलते हैं। तो कन्वेंशनल कौन से होते हैं, जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर ओवर कंजप्शन अगर करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करते हैं और क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी करते हैं। जैसे आपके नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज आते हैं वो होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जिनको हम क्या करते हैं, ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा कंजप्शन से वो खत्म हो जाते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग भी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा आता है, उसमें कोयल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब क्या आता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के पार्ट यहाँ पर आते हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी करता है और क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है। जब क्लाइमेट इफेक्ट होगा तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो वहां पे क्या होगा, ह्यूमन की हेल्थ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनको अच्छे से प्रिजर्व करना चाहिए, अच्छे से स्टोर करना चाहिए, और स्टोर करने के बाद इनका अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। अब यहाँ पे फर्स्ट जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ सिस्टम है वो है ऑयल। तो अभी तक हमने इसमें कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कन्वेंशनल सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं, जिसमें आपका जो ये वाला रिसोर्सेज है वो क्या करते हैं, यूटिलाइज जब हम इनको करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की ज्यादा कोज करते हैं। ओवर कंजप्शन से क्या है, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी यहाँ पर बोले जाते हैं। तो ये सब चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो जनरली एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है दैट इज ऑयल। तो ऑयल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर कैसे करते हैं, ऑयल रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास अलग अलग ऑयल रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेनली 13 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक अप द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज which have 67% of the oil reserve. About 1/3 of the oil reserve are located in the South Arabia. 1/3 जो ऑयल रिजर्व है वो कहाँ है, आपके पास सऊदी अरेबिया में यहाँ पर है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल। यहाँ पर यूएसए जो है सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम करता है, जिसमें 30% आता है, और 4% जो है वो वर्ल्ड ऑयल रिजर्व यहाँ पर रहता है। मैक्सिमम ऑयल का यूटिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, फिर इंडस्ट्रीज में होता है, बिल्डिंग्स में होता है, देन अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रिक यूटिलाइजेशन में भी ऑयल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारा है ऑयल जो कि आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स में। नेक्स्ट आता है कॉयल। कॉयल जो होता है जब हम बहुत ज्यादा एबंडेंट यूज कर लेते हैं कॉयल का, तो यहाँ पे कॉयल कैसे कैसे यूज होता है, तो यहाँ पे 68% जो है कॉयल रिजर्व रहता है, और 85% का एस्टिमेट किया गया था कि कॉयल जो डिपॉजिट है वो यूएसए में है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट और चाइना में है। 55% जो है यूएस कॉयल रिजर्व वो कहाँ पर पाया गया है, वेस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर। तो यहाँ पे ये सारा कोयल का इंफॉर्मेशन है जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है। नाउ नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस कहाँ पे मिलती है, आपका जो आपका कहाँ पर है ये वाला लोकेटेड, जहाँ पर क्रूड ऑयल वहाँ पे मिलता है। प्रेजेंटली क्या है यहाँ पर नेचुरल गैस जो है
ईरान, यूनाइटेड स्टेट, कतार, सऊदी अरेबिया एंड नाइजीरिया। यहाँ पर ये सब क्या है, नेचुरल गैस रिजर्व्स है। नेक्स्ट यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिनको जो एग्जॉस्ट नहीं होते, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और पोल्यूशन भी कोज नहीं करते, जिनको आप रिन्यू भी कर सकते हो। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंडर ये आएंगे। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, कम एक्सपेंसिव होते हैं, नॉन रिप्लेनिशेबल होता है, नॉन एग्जॉस्टिबल होता है, ठीक है, जो कि जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायो एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो ये सारा आता है नॉन कन्वेंशनल का पार्ट। तो ये सारा था यहाँ पर टाइप्स ऑफ किसका, एनर्जी का, जहाँ पर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज थे। फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द सोलर एनर्जी, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पर सनलाइट से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं दैट इज सोलर एनर्जी। यहाँ पर हम सोलर पैनल्स का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है सोलर, जब हम कुकिंग करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये मैंने आपको मेथड्स ऑफ कुकिंग में पढ़ाया था। अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सनलाइट प्रॉपर होगा, तभी हम सोलर कुकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज सोलर कुकिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल्स यूज होते हैं जो कि एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये जो सोलर एनर्जी में जो सोलर पैनल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी किस लिए यूज की जाती है, कुकिंग के लिए, हॉट वाटर के लिए। तो ये सब आता है सोलर एनर्जी में। नाउ कमिंग टू द टाइडल एनर्जी, जो कि किससे जनरेट होती है, टाइडल वेव्स ऑफ द सी। अब यहाँ पर क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम टाइडल एनर्जी को ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जहां पर विंड एनर्जी की बात आ जाए, तो विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग द विंड पावर। यहाँ पर जैसे मान लो आपको इट इज किस लिए यूज होती है, इट इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग वाटर पंप्स फॉर इरिगेशन पर्पस। जब आप इरिगेशन पर्पस के लिए विंड एनर्जी का यहाँ पर यूज करते हो। इंडिया का कौन सा प्लेस है, सेकंड प्लेस है इन विंड एनर्जी जनरेशन, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है। तो इरिगेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी का यूज किया जाता है। नाउ बायो एनर्जी, बायो एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिक मैटर से। अब जो ये बायो एनर्जी दो तरीके का होता है, बायोगैस एंड बायो मास। तो ये सब था यहाँ पे एनर्जी के बारे में, जिसमें नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सिस्टम के हमने बारे में पढ़ा, बिल्डिंग कैसे एफिशिएंट होना चाहिए वो सब के बारे में पढ़ा, और किस तरीके से हम बिल्डिंग में रहने वाले ह्यूमंस का जो ऑक्यूपेंट है उनकी कैसे हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस, कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हम वहां पर फॉलो कर सकते हैं वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं, एनर्जी ऑडिटिंग कैसे होती है, ऑडिटर कैसे एनर्जी को, मतलब जो आपका अगर घर में ऑडिटिंग हो रही है या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में ऑडिटिंग हो रही है, तो किस तरह से वो इंस्पेक्शन करता है कि कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है आपके इक्विपमेंट्स का, और कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है जो भी आपने फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया था। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो वहां पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।